एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर सी। तो देखिएगा हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने लूप बना दिया। अब इस लूप में ये वाला पोर्शन इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो इसमें आके देखिएगा कि जो करंट है, करंट हमने किस तरह से लिया, ऐसे बाहर, मतलब ये ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो एक्चुअल में है तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल, लेकिन हमने इसको ऐसे ना दिखाकर हमने इसको ऐसे दिखाया। उसके बाद देखिएगा उसके बाद ये इसका सेंटर हो गया, सर्कुलर लूप के सेंटर को हमने सी बोल दिया, और यहाँ से इसके एक्सिस पर, तो एक्सिस क्या हो गया, एक सर्कुलर रिंग के बीच में से निकलती हुई स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो वो एक्सिस हो गई, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, द पॉइंट इज पी, ये पॉइंट हमने पी ले लिया है। अब इस तरफ हमने एक टुकड़ा लिया छोटा सा वायर का टुकड़ा, ये करंट आई ऐसे जा ही रहा है, तो इसको हमने बोल दिया DL। तो जैसे आपने DL लेंथ का टुकड़ा यहाँ पर लिया, ऐसे ही एक छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ पर ले लीजिए DL, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि C और P इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या माना है, R मान लिया, इसको R मान लीजिए, और ये जो सर्कुलर लूप है इसके रेडियस को हमने मान लिया A, स्मॉल a, तो इसका रेडियस इज स्मॉल a, और ये जो लेंथ है ये हो गई R। फिर हमने क्या करा कि DL, जिस पॉइंट पर हम ये छोटा सा एलिमेंट DL ले लेते हैं, और फिर जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, हम DL से उस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, DL से उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने ये ऐसे ज्वाइन कर लिया। ऑब्वियसली ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो हमने ये ज्वाइन करा हमने इसको बोल दिया S वेक्टर, S वेक्टर। मैंने ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर लिया है। हम करेंगे क्या, हम जब भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, जिसको हम छोटा सा एलिमेंट बोल देते हैं। हम उस छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल देते हैं DB मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसको पूरे को इंटीग्रेट करके पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो वहाँ से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने S वेक्टर ले लिया, डिस्टेंस वेक्टर S वेक्टर ले लिया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, इस एंगल को हमने मान लिया फाई, इस एंगल को हमने फाई मान लिया। फाई क्यों माना, थीटा क्यों नहीं माना, अभी थीटा पर भी आ रहा है, थीटा क्यों नहीं माना, अभी उस पर भी आ रहा है। अब आप ये देखिएगा, हम ये जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। दो लाइन्स के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। ऐसा होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो जो दो लाइन के बीच में एंगल होगा उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होगा। तो ये दो लाइन्स हैं, देखिए, एक तो ये लाइन, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये टिल्टेड लाइन है, तो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल निकलेगा फाई ही निकलेगा, क्योंकि जब ये फाई है तो ये भी फाई ही होगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा वही सेम काम जो मैंने यहाँ पर करा, वही सेम काम अगर मैं यहाँ पर करूँ, इसको ज्वाइन कर लूँ नीचे से, हम सर वो DL B के परपेंडिकुलर है ना, जो स्ट्रेट लाइन के साथ स्टैंडिंग लाइन है। ये जो DL है ये B के परपेंडिकुलर है। नहीं सर, B से DL वाली जो लाइन, अच्छा, P से DL वाली जो लाइन है वो फाई वाले एंगल के साथ जो दूसरा एंगल है जो राइट साइड में है लाइन, हाँ, ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90। देखिए, ये वाली जो लाइन है इस पर ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन है उस पर ये परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल फाई है। ये लाइन जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सर ये बोर्ड में इन्वर्ट जा रही है। नहीं, इन्वर्ट नहीं जा रही, ये प्लेन पर ही है, ये प्लेन पर ही। ये जो रिंग है ना, ये रिंग जो है ये ऐसे आ रही है बाहर, और फिर जो डॉटेड वाली है वो लूप के, वो प्लेन के पीछे, एक बाहर और एक पीछे, इस तरीके से।
तो यहाँ तक हमने करा। अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो डायरेक्शन है सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। जब वो फाइल है तो ये भी फाइल ही होगा, वो फाइल है तो ये भी फाइल। तो इस पर भी परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बनाया ऐसे, और ये जो टिल्टेड लाइन है टेढ़ी वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर बनाया ऐसे, इस पर ऐसे बनाया परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल फाइव ही होगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास ये जो लाइन है ये क्या है, ये तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जो ये पॉइंट P है, ये जो यहाँ पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना। ये जो पॉइंट P है इस स्ट्रेट लाइन पर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ से ये जो DL है यहाँ से एक लाइन ये जो स्ट्रेट आ रही है, मतलब हमने जो ये फील्ड पॉइंट जोड़ा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं पुराने उससे कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि हमने क्या करा था। हमने ये कहा कि एक ये इस तरीके से ऐसा ही पॉइंट था, ठीक है, मतलब एक वायर था, कर्व वायर था, उसमें हमने एक छोटा सा इस तरीके से ये टुकड़ा ले लिया DL ऐसे हमने टुकड़ा ले लिया था। फिर हमने ये कहा कि ये जो DL है ये लगभग वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये वाई एक्सिस बना लिया। फिर हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में मैंने बोला कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है और करंट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, करंट जो है वो आई इस तरीके से जा रहा है। तो जब करंट आई इस तरीके से जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना अंदर की तरफ। तो हमने ये बोला कि पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो उस अंदर की तरफ को हम कैसे दिखाते हैं, एक क्रॉस, एक सर्कल बना के उसके अंदर क्रॉस बनाते हैं, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो ये मैं DB मैंने बनाया है, ये DB किस तरीके से बनाया है ये समझिए। दो चीज़ होती हैं, हमेशा याद रखिएगा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा जा सकता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा जा सकता है। हमें मालूम है ना, कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और ये पता कैसे चलता है, कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके पास मैग्नेटिक कंपास ले आओ, तो वो क्या होता है कि वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से उल्टा काम भी होता है पॉसिबल, जैसे कि जनरेटर में होता है। जनरेटर में क्या होता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बनाना हमें पता है, और जनरेटर में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल था उसने ये कहा कि अगर एक सीधी वायर है, ऐसे एक सीधी वायर है, तो सीधी वायर में करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमता हुआ होता है ना, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। आपने सीधी वायर को ऐसे पकड़ दिया, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स स्विंग कर रही हैं वो डायरेक्शन किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब दूसरा देखते हैं, हमने ये कहा कि अच्छा हमेशा क्या मैग्नेटिक फील्ड घूमता हुआ ही होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि अब अगर कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी सीधी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो फिर करंट क्या होगा, तो उल्टा भी होता है, एक करंट भी इसके चारों तरफ ऐसे घूमता हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो वही चीज़ जो है, वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो करंट है, ये करंट इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, एक लूप है, ये लूप में इस तरीके से घूम रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, सीधा मैग्नेटिक फील्ड सीधा ही जा रहा होगा। तो ये जो सीधा वाला है, मैंने कहा ये DB है, ये DB है, तो ये जो सीधा जा रहा है मेरे को ये वाला कंपोनेंट चाहिए। अब ये वाला कंपोनेंट कैसे मिलेगा, जब ये DB है फिर ये क्या हो जाएगा, DB cos फाई, और ये cos फाई पर परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है, DB sin फाई, DB sin फाई हो गया, समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब ये वो ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, जब ये DB है तो ये वाला क्या हो जाएगा, DB cos फाई और अगेन DB sin फाई, ये भी DB sin फाई। तो DB sin फाई दोनों की वजह से इस तरफ ही जा रहा है, इसलिए दो एरो बना दिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले पांचों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? सर बट वहाँ पे 2 dB sin फाई आना चाहिए था। हम वो अभी आऊँगा मैं उस पर, मैं अभी उस पर आऊँगा।
dv sin phi को ऐड होकर 2 dv sin phi हो जाएगा, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मैं एक कंपोनेंट को ऐड नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरे के लिए हो जाएगा, पूरे के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझाना चाहूँगा, बस 1 मिनट वेट करना आप लोग। अभी आ गए। हाँ जी, देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं ना किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए कोई भी दो प्लेन्स हैं हमारे पास, तो जब भी हम किसी दो प्लेन्स की बात करते हैं, जैसे ये जो है ना, ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है ये इस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि ये इस तरीके से दो प्लेन्स हैं हमारे पास कि एक प्लेन, ये मान लीजिए कि सर्कल जो है
वो सर्कल इस पर, हम इस पर बना सकते थे सर्कल ऐसा, तो हमने ऐसा नहीं बनाया उस सर्कल को, बनाया तो ऐसे ही है और उसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो प्लेन है वो है प्लेन ऑफ दिस वाइट बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। तो एक प्लेन तो ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, तो ये दोनों प्लेन्स जो हैं, ये दोनों प्लेन्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन्स आपस में जब परपेंडिकुलर हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर ये वाला प्लेन है तो इस प्लेन से निकलती हुई कोई भी लाइन अगर मैं बनाऊँ, कोई भी लाइन बनाऊँ, तो वो इस वाले प्लेन और इस वाले, इन दोनों प्लेन्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो मैं आपको और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। भाई हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि दो प्लेन्स हैं, तो एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है। ये वाला प्लेन, सर्कल वाला प्लेन ऐसे है और ये जो व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन है ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इस जरा से इंस्टेंट की बात करते हैं। हमें ये मालूम है कि ये जो डीएल है और डीएल से जो हम स्ट्रेट लाइन जॉइन करते हैं पॉइंट पी तक, जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो डीएल और उस पी के बीच में एंगल बनता है थीटा, वो थीटा बनता है एंगल, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि अब मेरे पास डीएल है यहाँ पर, ये डीएल, ठीक है। अच्छा, इस डीएल की डायरेक्शन क्या है? करंट की तरफ होनी चाहिए। इस डीएल की डायरेक्शन करंट की तरफ ही होनी चाहिए ना, तो डीएल की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसी है? बाहर निकलती हुई, बाहर निकलती हुई, ठीक है। मोरोवर ये डीएल कहाँ पर है? ये इस प्लेन पर है, ठीक है। तो इस प्लेन पर जो भी लाइन होगी और इस वाले प्लेन पर जो भी लाइन होगी वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। वो चीज़ जो है वो सिर्फ एक एक लाइन लिखी हुई है। एनसीईआरटी उठा लो, ऐसा उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, ठीक। उसमें बस एक एक लाइन लिखी हुई है, उसको 3D में एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी ढंग से समझ में नहीं आता। तो हम ना ये देखते हैं इसको ना इस तरीके से। मैं एक लेटर लेकर आया हूँ, ये लेटर है हमारे पास एल, है ना, ये लेटर लेकर आया हूँ। तो इससे आपको ये समझना है कि हमको एक चीज़ मालूम है कि यहाँ से जो करंट है वो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो करंट जो है उस, ये जो डीएल है, ये डीएल यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, समझ पा रहे हैं? ये एल है ऐसे, तो ये जो है ये बाहर की तरफ निकल रहा है। और उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाली लाइन जो है ये एस वेक्टर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आप कहोगे ऐसे थोड़ी है, ये थोड़ी है, तो ऐसे जा रही है टेढ़ी। तो अब क्या करा आपने, इसको ऐसे घुमा दिया, आपने इसको ऐसे घुमा दिया, तो एस वेक्टर इस तरीके से चला गया। तब भी करंट तो आपने, मतलब डीएल जो है उसका तो डायरेक्शन आपने बाहर की तरफ रखा, तो एंगल तो अपनी 90 डिग्री बन रहा है, समझ गए? तो क्या है कि जब भी कभी ना कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में इस वाले प्लेन पर कोई भी लाइन 1 2 3 4 इनफाइनाइट लाइंस उस पर पड़ी हुई है इधर वाले प्लेन्स पर, ठीक है, और इधर वाले प्लेन पर भी इनफाइनाइट लाइंस पड़ी हुई हैं, तो अगर उन दोनों लाइंस के बीच में हम एंगल बनाएंगे ना, तो वो एंगल कहाँ बनेगा? वो आगे की तरफ बनेगा ऐसे होते हुए, तो वो एंगल 90 डिग्री बनता है, समझ गए? तो जब भी कभी, और ये चीज़ जो है वैसे आप पढ़ते इस चीज़ को पढ़ते, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जो भी बच्चे मैथ्स वाले हैं, तो मैथ्स में एक चैप्टर है सेकंड बुक में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उतना हलवा नहीं है जितना 11th में था, बहुत आसान था ना। वहाँ तो 2-3 फॉर्मूले याद कर लिए, वो ऑक्टेंट्स याद कर लिए, टेबल बना ली, 2 एक्सरसाइज थी, कुल मिलाकर निपट गया, बहुत छोटा सा। यहाँ का 3D रुला देता है बहुत बुरी तरह से, जो 12th क्लास का है। तो उसमें क्या है कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि प्लेन वाला पूरा पोर्शन ही गायब कर दिया, कट गया पूरा, सिर्फ लाइन लाइन आपको बनाना है। तो वो जो 3D में अज्यूम करना पड़ता था वो चीज़ हट गई है उसमें से। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम की 3D रह गई है, तो आपको वो वाला पोर्शन नहीं करना है। तो इस वजह से ये चीज़ मेरे को बतानी पड़ रही है। फिर से समझ लीजिए कि ये हमारे पास एल है, और यहाँ पर मैंने ये कहा कि क्योंकि ये वाली लाइन बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि ये लाइन कहाँ पड़ी हुई है? इस वाले प्लेन में, है ना, इस वाले प्लेन में ये लाइन पड़ी हुई, और इस वाले प्लेन में कोई भी लाइन आप बनाइए तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। वो दिमाग में आता नहीं, ऐसा थोड़ी 90 डिग्री का हमेशा ही बनेगा, भाई हमेशा ही बनेगा, क्योंकि प्लेन्स डिफरेंट है, क्योंकि प्लेन्स डिफरेंट है। प्लेन अगर सेम होता तो इनफाइनाइट एंगल्स बन सकते थे बीच में, लेकिन जब प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो जितनी भी लाइंस होंगी वो सब आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो हमने ये 90 डिग्री एक लाइन देख ली, मैंने कहा कि इसको ज्वाइन भी तो करो, या तो हमने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट करा तब भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसी वजह से उसको दिखाएं कहाँ, उस एंगल को दिखाएं कहाँ? तो इस वजह से ज़्यादातर जितनी भी बुक्स हैं सब में सिर्फ ये लिखा हुआ है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें कि ये 90 डिग्री क्यों है, आपको समझ में आ गया 90 डिग्री क्यों, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ है? ये जो लाइन बाहर आ रही है वो,
और ये जो लाइन है इन दोनों में एल शेप बनी हुई है, और उस एल को आप ऐसे ऐसे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा करो वो बीच का एंगल नहीं चेंज होने वाला। दैट एंगल इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्लेन्स, कि दोनों अलग अलग प्लेन्स में, इस वजह से वो एंगल फिक्स्ड है 90 डिग्री रहेगा। आप कहोगे ना कि मैं इस लाइन को खींच कर यहाँ ज्वाइन कर दूँगा तब भी 90 डिग्री रहेगा उभरा हुआ एंगल, इस वजह से। चलिए जी, तो ये तो हमारा थीटा हुआ। तो थीटा इस वजह से मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, सिर्फ लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब मैं आगे चलूँगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। अब देखिएगा ये जो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, इस डायग्राम के बाद जो लाइंस लिखी हुई है वो समझ लीजिए। कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर एट द टॉप ऑफ द लूप, इट हैज़ एन आउटवर्ड कमिंग करंट। ठीक है, इट हैज़ एन आउटवर्ड कमिंग करंट, पता है। फिर है इफ एस वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटेड टू द एलिमेंट डीएल वेक्टर, देन फ्रॉम वाइट-सावर्ट लॉ फील्ड एट पॉइंट पी एंड ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज, तो हमें फील्ड का तो फॉर्मूला पता ही है। पॉइंट पी पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon s square। ठीक है ना, डिस्टेंस कितना है, s है ना, वो s स्क्वायर हो गया। वैसे r था पहले वाले डेरिवेशन में, हमने r लिया था तो r स्क्वायर, यहाँ s लिया था तो s स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा यही चीज़ जो हमने देखी कि ये जो dl है और s है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, सिंस dl vector is perpendicular to s vector, so theta is equal to 90 degree। ठीक है, therefore dB is equal to mu naught upon 4 by dl sin 90 degree upon s square। ठीक है, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो dB is equal to 4 by I dl upon s square। अभी तो इतना हो गया, मैं तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ ना, dB तक बात थोड़ी बनेगी हमारी, हमें तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखिएगा, अब अगली लाइन सुनिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब अगला पॉइंट जो हम समझ चुके हैं कि dB sin phi है, वो देखिएगा, द फील्ड dB वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। जो फील्ड है dB वेक्टर, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ बोर्ड जिस पर हम बना रहे हैं, लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू s वेक्टर। हमें मालूम है कि ये जो s वेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर है, ये तो हमने खुद ही ड्रॉ करा था ना। इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का ही एंगल है ना, परपेंडिकुलर टू s वेक्टर। लेट phi be the angle between OP and CP, then component of dB along the axis is dB sin phi। along the axis component क्या हो गया, dB sin phi, ये हम समझ चुके हैं पहले। ठीक, आगे चलिए। therefore total magnetic field at point P along the axis in the direction of CP मतलब CP, इस डायरेक्शन में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB sin phi। ठीक है जी, dB sin phi। चलो dB की वैल्यू तो पता है ना, dB की वैल्यू तो निकाल चुके थे ना, sin phi की वैल्यू नहीं पता, तो sin phi की वैल्यू निकालते हैं। sin phi क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल कौन सा लिया, इस वाले पॉइंट को O बोल रखा है ना डायग्राम में, देखिए जरा, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ नीचे लिखा हुआ है O बोल रखा है, OCP। तो इन ट्राइंगल OCP sin phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि A अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब S की लेंथ है ना, S वेक्टर में लिख देना, लेंथ लिखी जाती है। sin phi इज इक्वल टू A अपॉन S, तो sin phi इज इक्वल टू A अपॉन, अब ये जो S है, ये जो S है ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये sin phi हो गया हमारे पास। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ पर ये वैल्यू डालनी होगी, ठीक। अच्छा, तो साइन फाई की वैल्यू ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, दोनों ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन db साइन फाई, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन db कितना है, नॉट अपॉन 4 पाई, नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। और साइन फाई क्या हो गया, ए अपॉन एस, ए अपॉन एस। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए, म्यू नॉट आई ए 4 पाई एस क्यूब इंटीग्रेशन डी एल। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब पता है कहानी क्या है कि हमने जो एस की वैल्यू निकाली थी, इसमें आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, एल तो नहीं है, ठीक है, एल तो नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको डी एल को अलग लिख दिया। तो जिस टर्म के साथ में डी लिखा रहता है ना, वही हमारा वेरिएबल वाला टर्म होता है, बाकी सब कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये म्यू नॉट आई ए 4 पाई एस क्यूब, ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, सबको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। जैसे हमने इसका क्या कहते हैं, यहाँ पर x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो dx का इंटीग्रेशन x आ जाता है, तो dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, है ना। अच्छा, और l क्या है, इस सर्कुलर रूट की लेंथ, यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई a, रेडियस a ले रखा है, तो 2 पाई a, तो d इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई a अपॉन 4 पाई s क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये l हो गया, l और l को क्या बोलेंगे, 2 पाई a नॉट आई ए ऑन 2 पाई एस क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई ए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। बी इज, देखो आगे, बी इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, एक ये वाला ए और एक ये वाला ए, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। अब ये जो s है, ये लेंथ हमने मानी थी, इसको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं s को। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है, और उसकी पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, पावर 3/2, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, ये होगा अंडर रूट, और इसका क्यूब, तो इसका क्यूब हो गया, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, पावर 3/2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ऑन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बता दीजिए जी, सभी को क्लियर है। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस में हमने ये कहा कि डायरेक्शन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग डायरेक्शन है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमसे ये कहा जाएगा कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस तो आई कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो गई डायरेक्शन। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इसमें आपने आई कैप मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बी वेक्टर है। बताइए, सभी को क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास जो करंट है वो सर्कुलरली घूम रहा है, करंट अगर सर्कुलरली घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन होगी। करंट अगर सीधा सीधा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलरली घूमेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद फिर वही कहानी, जैसे इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने करा था कि अगर कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, वो कहेंगे कि अच्छा एक टर्न है तो इतना, एन टर्न्स है तो कितना, एन मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और क्या है। तो देखिएगा, एंड इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एन टर्न्स
देन b इज इक्वल टू, अगर कैपिटल n टर्न्स हैं तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलिए जी, फिर स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब आप ये कहेंगे ये क्यों करूँ मैं तो एट द सेंटर ऑफ द लूप वाला पहले निकाल चुका हूँ डेरिवेशन, इससे पहले वही तो करा था। ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले में सेंटर ऑफ द लूप यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि ये जो आर है, इस आर को खत्म करो। खत्म करने का मतलब क्या? आर की वैल्यू 0 डाल दो। ठीक है, तो स्पेशल केस एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो सेंटर ऑफ द लूप पर ये केस फर्स्ट है, r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जरा देखो ना, r जब 0 कर दिया तो a स्क्वायर की पावर 3/2 रह गया बस। तो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू, ये वाला ले लीजिए, म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2, r तो 0 हो गया, ये क्या बचा? a स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ जी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2 a क्यूब, और इससे ये कट गया तो म्यू नॉट i अपॉन 2 है। याद करिए, सेंटर एट द सेंटर ऑफ द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, यही निकाला था, म्यू नॉट i अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, अगला केस देखिएगा। सर r इज इक्वल्स टू a नहीं लिख सकते इसमें? r इज इक्वल्स टू a। r इज इक्वल टू a अगर लेंगे ना तो ये जो है यहाँ तक आ जाएगा, मतलब जो भी a की लेंथ है वो नहीं। अच्छा, अगला देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने करी है, ये तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो गया है ना, और अगर n लूप्स हैं, मतलब n टर्न्स हैं, तो म्यू नॉट n i अपॉन 2a हो जाएगा। अगला इन्होंने कहा कि अगर लूप का एरिया आपको दे रखा है और एरिया के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, एरिया दे रखा हो और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूछे, तो क्या करेंगे कि लूप का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? पाई a स्क्वायर। ये मिटा दो, एरिया ऑफ द लूप उसको कैपिटल ए बोल दिया, वो हो गया पाई ए स्क्वायर। लूप का रेडियस स्मॉल ए लिया था ना, तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर। तो हम एक काम कर सकते हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2a था, तो चलिए म्यू नॉट एन आई ले लो, मतलब n टर्न्स है उसमें, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a था। तो आपने क्या करा? पाई a स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई स्क्वायर से नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो पाई a स्क्वायर कैपिटल ए हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई ए, और ये हो जाएगा 2 पाई ए क्यूब, 2 पाई ए क्यूब वही दे रखा है, और म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई ए क्यूब। तो अगर मान लीजिए कहीं पर एरिया ऑफ द लूप दे रखा है तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी करा जा सकता है, वहीं के वहीं भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस टॉपिक पर, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड ही आता है, मतलब सीधा आपने वैल्यू डाली आंसर आ गया। चलिए जी, अगला देखते हैं। आगे केस सेकंड है, एट द एक्शियल पॉइंट्स लाइंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल। एक्शियल पॉइंट्स लाइंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल। एक्शियल पॉइंट मतलब वही है कि भाई हमने लूप लिया और एक पॉइंट ले लिया P, और वो P जो है वो बहुत दूर है। ठीक है, तो एट एक्शियल पॉइंट्स
far away from the coil. Far away from the coil, इस केस में क्या होगा, R is very very greater than A. R A से बहुत ज़्यादा जब बड़ा हो जाएगा तो it implies that R square is further very very greater than A square. तो जो स्क्वायर है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना. तो in this case R square plus A square is approximately equal to R square. ये R square के ही इक्वल ले लेते हैं सब, क्योंकि R square A square तो बहुत बड़ा है, तो A square can be neglected, उसको नेगलेक्ट कर दिया. तो जब नेगलेक्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, therefore B is equal to mu naught n I A square upon 2 R. अब ये सिर्फ R square रह गया, R square की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो R क्यूब. B is equal to mu naught n I A square upon 2 R क्यूब. ठीक है. पानी रखा था बेटा इधर, हाँ पानी रखा. अच्छा पाई, मुझे पानी सुनाई दे रहा है. हाँ पाई कहाँ गया, पाई तो था ही नहीं ना यहाँ पर. ये बात पाई तो यहाँ पर हमने इंक्लूड करा था यहाँ पर कि अगर एरिया अगर है तो उसके लिए, अगर एरिया की टर्म्स में बना रहे हैं तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब ये हो गया. फिर इन्होंने कहा कि अगर इसको भी एरिया के टर्म्स में लेकर आना है तो एरिया के टर्म्स में इसको बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, सिर्फ पाई ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई और फिर लिख दिया पाई ए स्क्वायर. तो पाई से ऊपर मल्टीप्लाई, पाई से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये पाई ए स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल ए मतलब एरिया म्यू नॉट एन आई ए और अपॉन 2 बाई आर क्यूब. ये दूसरा केस हुआ. थर्ड केस देखिएगा, एट एन एक्शन पॉइंट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइन. तो अगर जो हमारा रेडियस है, जो रेडियस है ए, उतनी ही दूरी पर मतलब उतने ही एक्शन पॉइंट पर आर इज इक्वल टू ए वाले डिस्टेंस पर अगर निकाला जाए जो तुम पूछ रहे थे, तो क्या करेंगे. इसी फॉर्मूले में आर और ए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. केस 3 में क्या हो गया, R इज इक्वल टू ए. तो जब R ए के इक्वल हो गया तो फिर ये क्या बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2. अब R की जगह ए ही डाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर पावर 3/2 इज नॉट एन आई ए स्क्वायर. अच्छा अब जैसे ये 2 है, इसकी पावर तो है 1 और ये वाला जो 2 है इसकी पावर क्या 3/2, तो 2 की पावर 3/2 और फिर a स्क्वायर की पावर 3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या हो गया, a क्यूब हो गया. इससे ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे तो केवल a बचा और 1 + 3/2 क्या हो जाएगा 5/2. b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू a, 2 की पावर 5/2 इंटू a. ये ठीक है जी. उसके बाद देखिएगा फिर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रखी है. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो हमको मालूम ही है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो गोल 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 सर्कल्स बनते हैं. ठीक है. बहुत दूर जब चले जाते हैं हम किसी पॉइंट से, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले पॉइंट से जब दूर चले जाते हैं तो वो लूप इतना बड़ा बनता है कि वो जो लाइन है वो हमको सीधी लाइन दिखाई देने लगती है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है. देखिए यहाँ पर ये बोला कि अगर कहीं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन गई, दूसरी ऐसे बन गई, तीसरी और बड़ा सर्कल बन गया और जब हम चौथी लाइन पर आए तो वो इतना बड़ा सर्कल बन गया तो उसको बनाकर दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा लूप बनेगा. तो ऐसे हमने एक लाइन बना दी कर्व, फिर ऐसे ही एक और कर्व लाइन बनाई हमने. ठीक है. तो उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे बन गई सीधी.
एक्चुअली ये इनफाइनाइट रेडियस वाला कोई कर्व बन रहा है और इसी तरीके के कर्व हमने इस तरफ निकाली है, ठीक है। तो ये वही बेसिक चीज़ है जो आपने 10th क्लास में निकाली थी, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। या फिर दूसरी लैंग्वेज दूसरी बनेगी ऐसे उनको बनाने की, एक और लाइन भी बनेगी ऐसे, छोटी मोटी रहेगी एक और भी दूसरी। जैसे कि यहाँ पे करंट ऐसे बाहर आ रहा होगा, वहाँ से भी करंट बाहर आ रहा होगा, हाँ तो वो हमने अंदर दिखा जा रहा होगा। अंदर जा रहा है, तो वो मैं उसमें दिखा नहीं रहा, ये सीधा सीधा ही हमको मालूम है। ऐसे बाहर आ रहा होगा। अब सुनिएगा कहाँ अटके हो, इसमें कुछ और एक्सप्लेन करो। सर एक करंट बाहर है, एक करंट अंदर है। हाँ ग्रुप तो ऐसे ही बने बताओ। नहीं सर मैं समझ गया। हाँ समझ गया। लोग इतना सोच रहे हैं कि इसमें क्या स्ट्रेस है। चलिए एक दूसरी चीज़ है कि जब हमको कभी भी कोई लूप दे रखा है और उस लूप में हमको करंट दिखाई दे रहा है कि वो लूप में घूमता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए ना एक क्लॉक फेज रूल था। तो क्लॉक फेज रूल के लिए शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए इस तरीके से करंट ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ऐसे बना देते हैं और हम ये कहते हैं कि क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बन जाएगा, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा अगर क्लॉकवाइज है तो, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर वो नॉर्थ की तरह। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करें कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपने इसको ऐसे मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कभी आपको इस तरीके से क्लॉक फेज रूल याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखो, क्योंकि ये क्लॉक फेज रूल वही है जो आपने 10th क्लास में भी करा था, तो ये आपसे पूछा तो जाएगा नहीं है। बस इतना है कि जब हम सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो तब आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पर है। तो बस ये ध्यान रखिए, जो हम बोलते हैं कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज में पहले हमारे मुँह से एन निकलता है। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब वो वाला जो फेज है जहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो वाला फेज जो है बस वो आपका नॉर्थ फेज की तरह बिहेव करेगा। होता क्या है कि अगर लूप है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर करंट का ही लूप है, यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि कहाँ से देखने पर, हमने कहा कि इधर से देखने पर, इधर से मेरे को ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, उधर से तुम देखोगे तुम कहोगे नहीं मेरे लिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा कि मेरे लिए जो क्लॉकवाइज है, तो मेरे लिए क्या यहाँ पर कौन सा पोल बन रहा है, साउथ फेस बन रहा है, ठीक है। और तुम्हें उधर से क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्थ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारे लिए इधर नॉर्थ फेस बन रहा है। बस इतना है कि जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है, और इसको खास तौर पर यूज़ क्या करा जाता है सोलेनॉइड में। कैसे देखिएगा, मान लीजिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इस तरीके से ये, तो इसमें मैंने ये कहा कि मैंने ना ऐसे बैटरी लगा दी, ये बैटरी अपने लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल की नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की तो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, करंट यहाँ से निकल के ऐसे घूमा, पहले एक लूप लिया, फिर पीछे से घूम कर आया, फिर आगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, और अल्टीमेटली यहाँ से फिर घूम कर आया और यूँ जाकर ये वापस नेगेटिव में आ गया। तो अब जो ये इस तरीके से सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं, इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें कि जब मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, ये भी शायद 10th में आप कर चुके हैं, है ना। तो जब हम इस तरफ से देख रहे हैं तो हमको लगातार करंट कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब साउथ फेस इज हियर, तो ये साउथ फेस हो गया, ठीक है। और जब उधर से देख रहे हैं तो वो नॉर्थ फेस हो गया। तो ये जो सोलेनॉइड है ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, साउथ फेस हो गया, ये क्लॉकवाइज करता है ऐसे। तो अगर ऐसे निकाल के देखें तो कहीं से डायरेक्शन क्या ऐसे वाले इससे तो अरे करंट इस बार जो है, करंट इस बार लूप ले रहा है, करंट घूमता हुआ जा रहा है, करंट सीधा नहीं जा रहा। तो वही तो ये वाला आपने रूल बताया था ना, करंट। चलिए जी, करंट इस तरीके से घूम रहा है, करंट इस तरीके से घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे है ना, वैसे ही तो जाना चाहिए। सर एक्चुअली सर देखने पे डिपेंड करता है कि अरे कोई देखने पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ये नॉर्थ फेस हो गया एक तरह से। आप ये समझ लीजिए कि करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, जब करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये साउथ फेस है, ये पक्का है। जब उधर से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो वो नॉर्थ फेस है, पक्का है। अब इसके बाद एक चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं थी, तो यहाँ पर है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ
पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, और इनसाइड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो करंट ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधे जा रहा है। समझ गए? Yes, sir. यही चीज पूछना चाह रहे थे शायद। लूप में कुछ गड़बड़ ना ना लूप में कोई गड़बड़ नहीं है। सर दोबारा समझो। मैं गलत समझ में किया सर, परसेप्शन पे डिपेंड करता है सर, परसेप्शन पे अरे, मतलब देख रहे हाँ, हैं ठीक है, आप चलिए। जिस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है उस साइड से, लेकिन उन्हें क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा सर, ऐसा हो सकता है, बट क्यों? सोचो ना कि आप इधर खड़े हो, जब इधर खड़े हो तो ये क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमता हुआ जा रहा है। तो जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज को भी हम अगर सामने से देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है बाहर, ऐसे आ रहा है। तो जब ये ऐसे बाहर आ रहा है तो आपने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेट करवा दिया, जब फिंगर्स आपकी ऐसे स्ट्रेट कर दी है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और स्ट्रेट लाइन बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। बताइए क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ। उसके बाद जो है फिर पेज नंबर 14 पर अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, फिर एम्पियर सर्किट हुआ है, ये कल करवाता हूँ। कल आपकी 9:15 बजे क्लास होगी, ठीक है ना? तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है जी।